Okay, so should I start or? Yes, sure. 9:30. You should start. 9:30. Okay, पर सबको मेरा नाम विनोद कतीरा है और व्यवसाय से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैत्री है मेरी बेटी और पीछे अर्चना है। आज का जो विषय है वो होम स्कूलिंग है। हम सब अभी रोहा में रहते हैं और अर्चना ऑनलाइन संस्कृत पढ़ाती है और मैं अपनी सीए की प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ समय मिलता है तो उसमें खेती करता हूँ। तो इस तरह का हमारा अभी का कार्यक्रम रहता है। मैत्री जो है वो आजकल हमारे साथ है इस लॉकडाउन के कारण। नहीं तो वो गोवा में रहती है अपने गुरुजी के साथ। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट हमारा परिचय है। विषय होम स्कूलिंग का है तो हमने इस विषय के बारे में कुछ बातें सोची है। आप शायद मेरी स्क्रीन देख पाते होंगे, उसमें कुछ विषय मैंने इस तरह से इसमें बताए हैं। मैं 4 ही स्लाइड लेने वाला हूँ, ज़्यादा स्लाइड मेरे पास नहीं है। तो इन 4 स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा इस विषय का परिचय करवाने वाला हूँ कि होम स्कूलिंग क्या है। इसमें 4 पार्ट है, 4 भाग है। पहला जो भाग है वो इज आवर स्टोरी, मतलब हमारी क्या कहानी है, हमने क्यों इस तरह से किया। दूसरा जो भाग है वो है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, स्कूलिंग के दूसरे पर्याय क्या है। तीसरा जो भाग है वो अभी मैत्री कैसे कर रही है, क्या कर रही है, किन सूत्रों को हमने अपने जीवन में अपनाया है जो आप अपने जीवन में कुछ उसमें से सूत्र ले सकते हैं तो अच्छा लगेगा। और चौथा जो भाग है वो इस सभी बातों का, इन सभी बातों का क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये विषय रहेगा। ये बहुत ही क्विक विषय रहेगा। इसमें जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स या आपके प्रश्नोत्तरों में हमको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बिल्कुल अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। इसको पूछने के एक रास्ता ये है कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो हमको डायरेक्ट अपना म्यूट अनम्यूट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्विक स्लाइड डेक हमने बनाया है। अभी जो शुरुआत है उससे मैं चलता हूँ कि हमारी स्टोरी क्या है और हमने ये निर्णय कैसे लिया। एक बात मुझे जानने में बहुत ही उत्सुकता है कि कितने लोगों ने अपने बेटे बेटियों को ऑलरेडी होम स्कूल किया है या कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रुचि है ये समझने में कि उनके बेटे बेटियों के लिए वो क्या कर सकते हैं होम स्कूलिंग की दृष्टी से, काय ते करू शकतात त्यांच्या मुलांसाठी आणि मुलींसाठी ह्या नवीन विषयाला घेऊन। आणि तिसरा, अशी किती लोक आहेत जे टीचर आहेत, म्हणजे शिक्षक आहेत आणि त्यांना हे माहिती करून घ्यायची आहे की ही काय उपक्रम है। म्हणजे 3 आप अपने चैट में लिख सकते हैं कि आई एम अ टीचर और आई एम अ parent of a homeschooling child or we are already homeschooling, and how many are saying that they want to homeschool। इन तीनों के अलावा यहाँ पे शायद ही कोई होगा। अगर कोई है तो बिल्कुल आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हमको थोड़ी संकल्पना स्पष्ट होगी कि किस तरह का ऑडियंस या किस तरह के लोग हमारे सामने हैं। ओके, ग्रेट। सो काफ़ी लोग अपने चैट में बातें डाल रहे हैं।
आप फिर कंटिन्यू कीजिए अपने चैट में बातें डालने की। तब तक के लिए मैं अपनी स्टोरी को या अपने विषय को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं जो है अवर स्टोरी। ये जो स्लाइड है इसमें हमने कुछ क्विक स्टोरी ली है। मैत्री जो है, हम लोग एक सामान्य परिवार के लोग हैं और हम मुंबईला आम्ही राहत होतो। आय एम बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई. माझे जन्म मुंबई मध्येच झालेला आहे, मुलुंडमध्ये. आणि जसे सगळे पॅरेंट्स असतात तसे आम्ही पण विचार करत होतो की मैत्रीला एक चांगल्या स्कूलमध्ये टाकायला पाहिजे आणि तिला चांगला शिक्षण दिला पाहिजे. तर असा आम्हाला पण विचार आला जसा सगळ्यांना येतो. आणि आम्ही पण मैत्री जन्माला यायच्यापासून R&D रिसर्च सुरू केली की कोणती स्कूल मुलुंडमध्ये सगळ्यात चांगली स्कूल आहे. आणि बीइंग अ क्वालिफाईड पर्सन आणि बोथ म्हणजे अर्चना पण MA केलेली आहे संस्कृतमध्ये आणि मी पण चांगला शिक्षण झालेला आहे. म्हणजे मला पण असं वाटत होतं की आपल्या मुलीच्या पण चांगला शिक्षण व्हायला पाहिजे. म्हणून आम्ही अशी स्कूल सर्च करत होतो आणि त्यात आम्हाला ही स्कूल भेटली मुलुंडची. मी जास्ती नाव द्यायला हे सर, हाँ रिक्वेस्ट यू टू स्पीक इन हिंदी. आई थिंक बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो नॉन महाराष्ट्रियंस है कि आप हिंदी में बात करें. चलेगा बढ़िया. थैंक यू. तो हम लोगों ने भी ऐसा निर्णय किया कि हम इनको स्कूल में भेजेंगे. तो इस तरह से हमने एक स्कूल चुनी, मुलुंड की सबसे अच्छी स्कूल, और वहाँ पे उसको भेजना शुरू किया. स्कूल में जाने के बाद कई विषय सामने आने लगे. जैसे मैत्री अपने स्कूल से आकर के बताती थी कि पिताजी कई विषय इस तरह के हैं जहाँ पर हमको नई बातें सीखने को कुछ भी नहीं मिलती है. जैसे उसके स्कूल में एक विषय था, क्या था वो, एक स्कूल में एक कहानी थी जिसको उसकी टेक्स्ट बुक में थी. तो क्या कहानी थी? राजू रिक्शा. ओके, तो राजूज ऑटो रिक्शा में क्या था? मतलब कुछ वैसा मॉडल था नहीं, और मतलब राजूज ऑटो रिक्शा गोस टिक टिक एंड ऑल. फिर वो स्पेलिंग्स लर्न करो, 10 बार लिखो. पहले मुझे एक टाइम में ही स्पेलिंग बाहर हो जाता था, फिर मैं 10 बार क्यों लिखूं, ऐसा होता था मुझे. तो कंप्लेंट करने लगी कि ये किस तरह की पढ़ाई है, मुझे तो एक ही बार में स्पेलिंग आ जाती है, तो मुझे बार बार क्यों स्पेलिंग पढ़ाई जाती है, मुझे क्यों कहा जाता है कि आप 10 बार इसी स्पेलिंग को लिखो. लेकिन टीचर तो सभी को देख करके होमवर्क देते थे और उसमें मैत्री को फ्रस्ट्रेशन आती थी. उसके बाद मैत्री की दूसरी भी कई कंप्लेंट्स हमारे सामने आने लगी. जैसे अच्छा, ये स्कूल एक बहुत ही अच्छी लेवल की स्कूल थी मुलुंड में. इस स्कूल में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कम से कम 6-7 घंटे की क्यू में खड़ा रहना पड़ता था और उसके बाद आपको एडमिशन मिलती थी, फॉर्म मिलती थी वगैरह वगैरह. तो ये काफ़ी अच्छी स्कूल थी, ऐसे अच्छी माने जाने वाली स्कूल थी. तो इससे हमको कुछ कंप्लेंट आने लगी. जैसे मैत्री को कंप्लेंट आई कि टीचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और वो उसको सुसु तक जाने के लिए रोकती है और डिसिप्लिन की बातें बताती है. तो मैत्री काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर के घर पे आती थी. 1-2 बार वो उसके रोकने की वजह से थोड़ी बीमार भी होने लगी. तो हम लोग भी एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स थोड़े चिंतित होने लगे कि ये क्या विषय चल रहा है. और हमने अपने आप में इंटरनल डिस्कशन किया और हम लोग सोचने लगे कि क्या भारत में परंपरागत ऐसी स्कूल्स थी, ऐसे ही लोग पढ़ते थे, किस तरह की पढ़ाई यहाँ हुआ करती थी, और कोई मार्ग नहीं है क्या पढ़ाने का बच्चों को. और ऐसी कई बातें हम लोग सोचते थे. मैत्री बचपन से ही संस्कृत पढ़ती थी क्योंकि हम दोनों को संस्कृत में रुचि है. अर्चना ने संस्कृत में MA किया है और मैंने भी
संस्कृत भारती नाम की संस्था से कई सालों से संस्कृत की सेवा करता हूँ और लगभग मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा संस्कृत संभाषण वर्ग लिए होंगे अपने आप से। कई प्रशिक्षण वर्गों में मैं गया। भारत भर में संस्कृत के विषय में प्रसार के लिए भ्रमण करने का मुझे लाभ भी मिला। इस तरह से कई विषयों को करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो भारतीय परंपरा होगी शिक्षण की, और उस पे हम लोग ज़्यादा रिसर्च करने लगे। उसमें से हमको कुछ बातें पता चली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बैकड्रॉप वाली स्लाइड में उन बातों को कवर किया है हमने। तो इस स्लाइड में देखते हैं क्या था। ये मैंने उतरती सीढ़ी बनाई है, चढ़ती हुई सीढ़ी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये भारतीय विचार की उतरती सीढ़ी किस तरह की थी। लोग कैसे ऊपर जाने की वजह नीचे आ रहे थे जीवन धारा में। तो 1857 में आपकी सबको ही पता होगा कि मैकोले नामक एक इंग्लिश अधिकारी भारत में आए थे और उन्होंने कुछ बातों की रिसर्च किया था और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताया था कि भारत के ऊपर सही में विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और उनके रिसर्च के आधार पर कुछ निर्णय तभी की ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिए गए और उसमें यह ऑब्जेक्टिव तय किए गए जहाँ पे ऐसा कहा गया कि भारत में जो शिक्षण दिया जाएगा इसके आगे, उस शिक्षण में मूलभूत रूप से जो है वो ब्रिटिश लोग बनाए जाएंगे जो भारतीय वेश में रहेंगे परंतु विचार में पूरी तरह से विदेशी रहेंगे। और ऐसे लोगों को निर्माण किया जाएगा जो ब्रिटिश सरकार को अपने एजुकेशन चलाने के लिए सहायता करे, उनकी मदद करे। ऐसे लोगों को हम निर्माण करेंगे। इस तरह से उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे जो कि काफी यूनिक थे, अलग थे। और उन निर्णयों के आधार पे उन्होंने कुछ बातों का आकलन किया जहाँ पे उनको लगा कि संस्कृत जो भारतीय विचार की मूलभूत भाषा है उसको एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए और उसको सिर्फ साधु सन्यासियों और बाबाओं की भाषा पर सीमित होना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत के ग्रंथ, भारत की संपदा सभी कुछ इसी में निहित है और इसका नाश करना बहुत ही आवश्यक है। अगर भारतीयों को विचार से भारतीय रखे और विचार से ब्रिटिशर बनाना है तो ये मार्ग बहुत ही जरूरी है। इसको मन में रखते हुए उन्होंने संस्कृत पे विशेष काम किया और संस्कृत को नष्ट करने की बहुत ही बड़ी चेष्टा उन्होंने की। भारत आजाद होने वाला था, भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त होने वाला था, तभी गांधी जी ने कई बातें बताई। उसमें उन्होंने नई तालीम की बातें की। उन्होंने कहा कि तालीम को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को फिर से ठीक करना पड़ेगा। परंतु गांधी जी ज्यादा साल जी नहीं पाए भारत को आजाद होने के बाद। और नेहरू जी, अपने को सभी को पता है कि बहुत ही ब्रिटिशरों के विचारों में मिले हुए थे, प्रभावित थे और उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो बाबू बनाने वाली आईएएस ऑफिसर्स कोट बूट सूट टाई पहन के घूमने वाले एजुकेशन को ही चालू रखेंगे भारत वर्ष में और वही भारत का कल्याण करेगा, ऐसा उनका विचार था। तो उन्होंने उसी एजुकेशन सिस्टम को एज इट इज कंटिन्यू किया, नई तालीम के बारे में विचार नहीं किया। आप ये किताब जो है वो भारत गांधी जी की नई तालीम, आप बिल्कुल उस किताब को देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि भारतीय विचार में एजुकेशन क्या था। और आप धर्मपाल जी का एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है जो हमारे हाथ में आया था, जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। उस ब्यूटीफुल ट्री ग्रंथ को भी आप देख सकते हैं, उसका भी थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। उससे हमको पता चला था कि भारत में 10 लाख से ज्यादा पाठशालाएं मौजूद थी
और उसमें कला, संस्कृति, विज्ञान, ऐसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। 64 कलाओं के बारे में भारतीय विचार में चिंतन था। वेदों और उपनिषदों के अलावा कई उपांग, वेद, ऐसे कई विषय भारतीय विज्ञान में पढ़ाए जाते थे। और लाइफ स्किल वाज वेरी क्रिटिकल आइटम और एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ऐसे हमको समझ में आया। 1966 में कोठारी कमीशन ने भारत सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का बजट कम से कम 6% होना चाहिए जीडीपी का। और जब भी उन्होंने अध्ययन किया तभी एजुकेशन बजट वाज ओनली 2% ऑफ द जीडीपी। परंतु इस सुझाव को, कोठारी कमीशन के सुझाव को कभी भी अमल में लाया नहीं गया। और भारत में आज भी 2% एलोकेशन होता है एजुकेशन को। अपने पास कई एजुकेशनिस्ट, एकेडमिस्ट यहाँ पे हैं, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इस विषय को समझ सकते हैं। तो हमको अंदर से कई बातों की प्रेरणा होने लगी कि भारतीय विचार की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भारतीय प्रणाली को फिर से लाने का कोई मार्ग है क्या। तो उस पर हम लोग विचार करने लगे। एक मिनट करते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि एजुकेशन सिस्टम न केवल आईएएस ऑफिसर्स और क्लर्क्स बनाने की एक मशीन है, परंतु उससे निकले हुए लोग जो भारत के इतिहास और गौरव को भी भूल रहे हैं और उनके मनों में भारत के बारे में विकृति के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। भारत, ये जो देश है, ये गरीबों का और किसानों का देश है, जहाँ पर सिर्फ स्नेक चार्मर्स या हंटर्स आपको मिलेंगे। ऐसा जो विचार है वो हमारे मनों में दृढ़ होते हुए हम देख पाते हैं। हर भारतीय के मन में एक तरह की न्यूनगंड या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस सिस्टम के कारण विकसित होते हुए है। कई उदाहरण है इसमें, जैसे 1857 के जो स्वातंत्र्य संग्राम में जो लोग शहीद हुए उनको रिवॉल्यूशन 1857 का, और इस तरह से इसको डिस्कार्ड कर दिया कि ये एक अनयूनाइटेड बड़वा या एक्ट था। तो इस तरह से कई चीजों को उन्होंने जो है वो अलग ही तरीके से दिखाया। जबकि भारत में कई स्वतंत्रता संग्राम में लोग जुड़े थे, परंतु कुछ सीमित लोगों को जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे उनके बारे में ज्यादा चर्चा देखने को मिली। तो इस तरह से हम लोगों के मन में इस बात की दृढ़ भावना होने लगी कि इस एजुकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड करने की शुरुआत किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी। और हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि जो शुरुआत है वो दूसरों को ही करनी चाहिए। We are just followers, we cannot be leaders. That is the perception that every one of us carries, and that is a negative perception जो मुझे लगा कि हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। We are also culprit, what you call, we are also falling prey of this bad system, and let us try to rule out this system and show the world कि ये possible है, इसके बिना भी हम जीवन जी सकते हैं, इसके अलावा भी हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं, इनकी सर्टिफिकेट के बिना भी जीवन को एक रूप रंग दिया जा सकता है। तो इसको मन में रखते हुए हमने कुछ निर्णय लिए। उसमें मैत्री को हमने सोचा कि उसको स्कूल में से ये कर देना चाहिए और कुछ नए तरीके से पढ़ाने का उसके लिए विचार करना चाहिए। तो हमने वो जब भी फर्स्ट में थी तभी उसको होम स्कूल करने का निर्णय लिया, और वो हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने जब ये निर्णय लिया तभी हम कुछ उसके प्रिंसिपल को मिलने की चेष्टा भी कर रहे थे, परंतु प्रिंसिपल ने हमको समय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वी नो एजुकेशन मोर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। हमको सबसे ज्यादा एजुकेशन आता है,
आप हमको ये मत बताइए कि कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा। और मुझे लगा कि इस तरह का व्यवहार जो एकेडमिशियंस के अंदर आ गया है, एक तरह का एरोगेंस जो एकेडमिक्स में दिखाई दे रहा है, वो समाज के लिए घातक है। गुरु हमेशा जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उतना ही वो विनम्र होता है। लेकिन यहाँ पे हमको भी विपरीत देखने को मिला। हमने ये पढ़ा था अपने संस्कृत के अभ्यास में कि सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या है वो लोगों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे जो विद्या है ये बंधन प्राप्त करने वाली विद्या हो रही थी हमारे मनों में। तो हमने निर्णय लिया कि हम कुछ और एकेडमिशियंस को भी मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा एकेडमिशियंस ने हमको कहा कि हमको स्कूल से नहीं छुड़वाना चाहिए। स्कूल इज द बेसिस, ये वो। ऑफकोर्स अगर आप कोई एकेडमिशियन है तो उनको होम स्कूलिंग सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी ब्रेड एंड बटर जो है वो स्कूल से जुड़ी हुई है। तो इट इज वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग आस्क एन एकेडमिशियन कि क्या हम होम स्कूलिंग करें। अपने धारप सर एक अलग प्रतिभा के धनी है, परंतु सामान्य लोगों को ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत किसी को करनी नहीं चाहिए। तो हमने फिर भी हिम्मत की और हमको काफी हार मिली। तो हमने नेगेटिव रिस्पांस लेते हुए भी निर्णय लिया कि हम मैत्री को स्कूल से लीव छुड़वा देंगे और हम ये करेंगे कि उसके लिए और कोई माध्यम सोचेंगे जिससे हम उनको पढ़ाएंगे। सो ये हमारी स्टोरी है शॉर्ट में। अभी लगभग करीब करीब 5 वर्ष हो चुके हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अभी अगर मैत्री स्कूल में होती तो 7th में होती। कई विषयों को मैत्री ने स्पर्श किया इन 6 सालों में, और उनकी चर्चा करने में ज्यादा रस और आनंद मिलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। तो उनकी भी कुछ चर्चा करेंगे। इन द मीनवाइल मैत्री, any comments on this? इतने विषय में तुमको कुछ कहना है? ओके। हमने कुछ निर्णय लिए थे, उसमें से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि सभी विषय मैत्री को पूछ करके करेंगे। लेटर लर्न टू चूज। सबसे महत्व की बात है कि हम बच्चों को जनरली पालक होते हुए हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, वो क्या चूज करेगा। तो इंक्लूडिंग स्कूल छोड़नी है क्या, ये भी हमने मैत्री को पूछा था और उसको लगा था कि हाँ अपने को छोड़नी है, चलेगा। मेरी ये जो फ्रेंड्स है उसके अलावा जीवन में बहुत दूसरी फ्रेंड्स बनेंगी। हमको इस एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना है। तो ये जो निर्णय है वो बिल्कुल उसने अपनी विचार से किया। इवन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड शी वाज एबल टू चूज लॉट ऑफ थिंग्स। तो वन ऑफ द चॉइस दैट शी मेड इज कि मुझे इस अध्ययन पद्धति का को बदलना है। तो ये बड़ा निर्णय था। हम कई होम स्कूलर्स को उसके बाद मिले। हमको ऐसे लगता था कि हम अकेले ही है जो लोग स्कूल में नहीं भेजते अपने बच्चों को, परंतु हम लोग कई लोगों को उसके बाद में मिले जो होम स्कूलिंग कर रहे थे। मुंबई में करीब करीब 50-60 लोगों का एक ग्रुप हमको मिल गया। मैत्री बोल रही है 100 लोगों का ग्रुप मिल गया जो लोग होम स्कूलिंग कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों को कई लोगों का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न विचारों को लेकर के सभी लोग होम स्कूलिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इट वाज स्टैंडर्ड दैट एवरीवन वाज डूइंग होम स्कूलिंग लाइक मैत्री, बट हम लोगों ने एक सोचा कि वी विल कीप वन सब्जेक्ट इन द सेंटर और बाकी के सभी सब्जेक्ट्स, बाकी के सभी विषयों को उसके इर्द गिर्द रखेंगे। तो हमने मैत्री के साथ विचार विमर्श करके संस्कृत को उसके केंद्र बिंदु में बनाया और बाकी के विषयों को उसके इर्द गिर्द हमने रखा।
आप ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाए, परंतु वो जो भी पढ़ाए उसमें एक विषय को मूल विषय करे और बाकी के विषयों को वो इर्द गिर्द उसके रख सकता है, ऐसा हमारा विचार है। कुछ बातें जो मुझे लगता है जो हमारे मन में आई और कुछ फंडामेंटल कॉल्स जो हमने लिए उसको आपसे परिचित करवाता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। इसमें हमने 3-4 सूत्रों को मन में रखा। पहला सूत्र जो हमने मन में रखा वाज पठनम पाठनम। संस्कृत में ऐसे कहा जाता है कि पढ़ना और पढ़ाना ये क्रम से ही विद्या ग्रहण अच्छे से अच्छा हो सकता है। और इसको हमने एकदम ही अपने अंतरंग में संभाला और उसको फॉलो किया हमने। हमने इसमें दूसरा एक विषय जो हमने मन में रखा जब भी हमने मैत्री को पढ़ाया वो था कि देशाटनम पंडित मित्रताम च, एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू गिव लॉट ऑफ एक्सपोजर टू योर किड्स। आपके बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। एक मध्यवर्ती विषय पढ़ते वक्त उसको कई लोगों से परिचित करवाना चाहिए, कई जगहों पर उनको लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये जो देशाटनम है, जो परिभ्रमण है, वो तीर्थ यात्रा के समान होना चाहिए, जहाँ पे कुछ ना कुछ अध्ययन, कुछ ना कुछ नए विषयों को समझना सीखना ये होना चाहिए। अलावा उसके इतिहास को समझना ये होना चाहिए। और इस तरह से ये अध्ययन देशाटनम के माध्यम से करना चाहिए। तीसरा जो हमारे मन में विचार आया और हमने अच्छे से उसको पालन किया वो था महाजनो येन गतस्स पंथा। जिस पंथ से महाजन चले हैं, बड़े लोग जिस पंथ पे चले हैं, ऐसे पंथ पर अपने को चल के देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो हम जो भी विषय अपने केंद्र में रखना चाहते हैं उन विषयों से जुड़े हुए प्रवासों को सतत करते रहना चाहिए और उन प्रवासों में उन महाजनों से हमको परिचय करवाना चाहिए जिनसे मिल करके हमारे बच्चे प्रेरणा प्राप्त कर सके। कई बार हमको ऐसे लगता है कि ये बच्चे इतने छोटे हैं। Are you able to see the screen? Yeah, we are getting. Just speak, no problem. Okay. So, आप दिख रहे हैं, थोड़ा लाउडली अगर बोल सकते हैं या माइक का कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा लो कम आ रहा है आवाज? हाँ, थोड़ा कम आ रहा है जगह। ओके, हेलो, अभी ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने कुछ विषयों को जो स्पर्श किया उसमें पठनम पाठनम। स्क्रीन शेयर नहीं स्टार्ट हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं स्टार्ट हुआ है। स्क्रीन शेयर ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है। नहीं चालू है। Mitesh, screen share is available. You can share. I am not able to see the option. Sir, we can see you. Okay, you continue. We only last slide is na. Okay, I have got it. Okay, no problem. So इस तरह से हमने कुछ विषयों को पिक्चर्स, मैंने कुछ पिक्चर्स इसके अंदर रखे हुए हैं जो काफी प्रेरणादायी रहे हमारे लिए। तो उन पिक्चर्स को भी पीएम मैत्री थी जब भी 1-1.5-2 साल की, तभी भी हम उनको ऋषिकेश लेकर के गए थे। तभी एक हमको फॉरेनर महिला मिली थी जो संस्कृत पढ़ रही थी ऋषिकेश में, और उनके हाथों में वो है
और उनको हमने कहा कि आप इनको थोड़ा संस्कृत पढ़ाइए। तभी उन्होंने एक मेधा सूक्तम करके एक सूक्त मैत्री को सुनाया था और वो आज भी उसके मन में है। मैत्री आज 6 महीने की या 7 महीने की थी, तभी का ये चित्र है। फिर हमने वसंत पंचमी के दिनों में जब मैत्री छोटी हुआ करती तब किताबों का पूजन करना आरंभ किया था और वो उसके जीवन का भाग बन गई है। आज मैत्री ने करीब करीब 200 से 250 महत्व की किताबों को पढ़ा है। अच्छा, मैत्री बोल रही है ज्यादा पढ़ा है, कितनी होगी? 300 से ज्यादा। अच्छा ठीक है। 2000 तो इस तरह से कुछ विषयों को उसने पढ़ा है जिनको उसके जीवन में कहीं कुछ अच्छा प्रभाव उन विषयों ने रखा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उसने स्विमिंग, योग, राइफल शूटिंग ऐसे कई अलग अलग विषयों को पढ़ने की चेष्टा की है। हमको मोबाइल कंप्यूटर ये मशीन बार बार बंद हो रहा है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लेके कई विषयों को हमने उसको पढ़ाया है भिन्न भिन्न समयों पर। उसके अलावा लाइफ स्किल्स जैसे कि रोटी बनाना, खाना बनाना, इस तरह के कई विषयों को भी पढ़ाने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि लाइफ स्किल्स जो है ये इतनी महत्व की बात है जो जीवन में कई लोगों को मैंने देखा है कि कन्याओं को 25, 30, 40 साल की उम्र तक कई छोटी छोटी बातें नहीं आती है और वह उनके जीवन में बड़ी बाधा बनती है। तो मैत्री ने ऐसी कई बातों को सीखा है जो यूनिक है और जो उसके जीवन को बदल रही है। The biggest advantage is she has got lot of time to learn new things, जो कि बच्चों के पास नहीं होती है, because they are doing regular schooling and वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, उसकी वजह से वो कई चीजों को सीख नहीं पाते हैं। तो दिस इज बिकमिंग अ कंस्ट्रेंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैत्री रोटी बना करके खिला रही है। इसका मतलब वो कई चीजों को सीख रही है जो नॉर्मल बच्चों को सीखने का मौका नहीं मिलता है उनके जीवनों में। तो इस तरह से कई विद्वानों को मिलाने का भी मौका हमने मैत्री के साथ हमने किया, जहाँ भी हमने किसी मैत्री के विषय को जानने वाले विद्वान हमको दिखे वहां पर उसको लेकर के गए और वहां पर उनसे उसका परिचय करवाया, उनसे उसको मिलाया। ऐसे इस तरह से हमने कई प्रयोग किए जहाँ जैसे बड़े बड़े संस्कृत के सम्मेलनों में उसको लेकर के गए। गुरुकुल सम्मेलन हुआ, उसमें भी मैत्री को हम लेकर के गए थे। उसके अलावा खेती जैसे कई विषय, जैसे खुद का खाना खुद बनाना, वैसे खुद का खाना खुद उगाना, ये भी विषय उसको हमने बताया। तो इस तरह से कई विषयों को मैत्री ने सीखा। जैसे हमने जब देशाटनम किया तभी हम ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे कई जगहों पर लेकर के गए। उसके अलावा जैसे किड्जानिया जैसी भी जगहों पर उसको लेकर के गए जहाँ उसको नए विषय देखने को मिले। रायगढ़ किले पर भी मैत्री गई थी, क्योंकि हमको हिस्टोरिक या अपने देश की प्राचीन संस्कृति का थोड़ा परिचय देना था। जहाँ भी वह गई वहां पर वह पुस्तकों को लेकर गई। वहां प्रवास में उसने कई विषय पढ़े। हम हरिद्वार गए थे, उसका ये चित्र है जहाँ पर हमने उसके साथ दृक दृश्य विवेक इस ग्रंथ को पढ़ा। हर प्रवास में हम भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ते चले। उसके अलावा जब वह कई विद्वानों को भी उनको उसको मिलने का मौका मिला, जैसे शिरीष बेड़सगांवकर जी अपने संघ के प्रचारक हैं, उनके साथ कई दिनों तक मैत्री को रहने का मौका मिला। नंद कुमार जी जो हमारे संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री रहे, उनके साथ रहने का मौका मिला। अक्षयानंद जी हमारे मित्र और बाद में सन्यासी हुए, उनके साथ भी कई दिनों तक वो रही। महादेवन जी
अर्चना बताएगी। तो महादेवन जी के साथ रहने का भी उसको मौका मिला। जम्मू कृष्ण शास्त्री जी ऐसे कई विद्वानों के साथ रहने का उसको विशेष लाभ प्राप्त हुआ। उसके अलावा उसने पुस्तकों को पढ़ने के अलावा उसने कई कविताएं लिखी। उन कविताओं की पुस्तक हमने प्रकाशित की। तो पुस्तक पढ़ने का भी आप पढ़ भी सकते हो, उसकी PDF उपलब्ध है। उसने कई ड्रामा या नाट्यों में भाग लिया। उन नाट्यों में उसका विशिष्ट प्रवास रहा। उसके भी कुछ चित्र यहाँ पर हैं। उसके अलावा वो गणेश मूर्ति बनाना, कविताएं लिखना, कई ऐतिहासिक चरित्रों को करना, ग्रास रूट लेवल एक्टिविटीज में भाग लेना, जैसे दूध निकालना या पुराने जमाने की डंकी में से पानी निकालना या फिर फोटोग्राफी, इस तरह के कई विषयों को उसने स्पर्श किया जीवन में, जिसमें उसको काफी प्रगति प्राप्त हुई, उसको एक्सपोजर मिला भिन्न भिन्न विषयों का। और उस दृष्टि से उसका विकास भी हम विशिष्ट देखने को हमको मिला। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको संस्कृत के कुछ सूत्र बोलने में, फास्टेस्ट बोलने में उसको प्राप्त हुआ। मैराथन में भाग लिया। कई भिन्न भिन्न विषयों में अक्षरधाम दिल्ली में हुई एक स्पर्धा में मैत्री ने भाग लिया और उसमें महिलाओं में प्रथम मैत्री को पुरस्कार मिला। ब्रह्मसूत्र स्वामीनारायण भाष्य का कंठस्थीकरण में। इस तरह से कई विषयों में उसने भाग लिया और कई विद्वानों से मिली। अभी मैत्री इन देवदत्त पाटिल जी के साथ न्याय और व्याकरण ऐसे 2 ग्रंथों का अध्ययन कर रही है। और आजकल वो गोवा में ज़्यादा आपको मिलेगी। अभी ये लॉकडाउन की वजह से हमारे साथ में है। ये उसके गुरुजी है देवदत्त पाटिल जी। उनके साथ आजकल मैत्री ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है और ज़्यादा वक्त तक रह रही है। इस तरह के कुछ विषय हमारे मन में आए जो आपसे हमको लगा कि हमको शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। और आपसे भी कुछ बातें मैत्री के लिए सुझाव, आइडियाज, थॉट्स रहेंगे तो वेलकम। आप अपने विचार उसको बता सकते हैं। और कुछ लोग हमको यह प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर हमको होम स्कूल नहीं करना है तो दूसरे क्या क्या तरीकों से या क्या क्या किन माध्यमों से उसकी बच्चों की पढ़ाई की जा सकती है। तो कुछ विषय जो हमारे मन में आए, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो सरकार के केंद्र सरकार चला रही है, उसके माध्यम से आप उनको 10th तक पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा करिकुलम है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, वो प्रयोग आप कर सकते हैं। मैत्री के पास कुछ पुस्तकें उपलब्ध है NIOS की, और हम भी देखेंगे कि मैत्री को शायद हम NIOS की पढ़ाई भी कराएंगे। उसके अलावा भारतीय परंपरा में गुरुकुलम इस तरह की एक प्रणाली चलती है जो कम्प्लीटली क्या बोलेंगे नॉन मेन स्ट्रीम कहा जाता है, परंतु उसमें मेन स्ट्रीम से ज़्यादा ज्ञान छुपा हुआ है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ते हैं, गुरु के माध्यम से पढ़ते हैं। बहुत ही कस्टमाइज्ड तरीका है पढ़ाई का, जिसका अनुभव मैत्री अभी कर रही है। उसमें कई प्रकार की विद्याएं और कलाएं बच्चों को पढ़ाई जाती है। और उसको पढ़ने से मनुष्य न केवल क्या बोलेंगे उसको करियर ओरिएंटेड होता है, परंतु वो ज्ञान साध्य ज्ञान को मध्य में रख करके पढ़ाई करता है। रामदेव बाबा जी ने कुछ शुरू किया है जिसको आचार्य कुलम कहते हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रयोग है। उसके माध्यम से वो SSC की सर्टिफिकेशन भी दिलाते हैं और बच्चे जो है वो भारतीय शिक्षण को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कई भिन्न भिन्न उपलब्ध विषय है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने MIOS ऐसा भी एक प्रकल्प शुरू किया है जिसके माध्यम से आप बच्चों को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से भी
पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। उसके अलावा आई थिंक अर्चना के पास भी कुछ तरीके होंगे जिसके माध्यम से अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। जो सीनियर बच्चे हैं जो एसएससी करके बाद में निर्णय ले रहे हैं कि हमको कुछ अल्टरनेटिव तरीके से पढ़ना है, उनके लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से कुछ स्क्रिप्चर लर्निंग या भारतीय शिक्षण के कुछ अंगों को स्पर्श करने का उनको भी एक आयाम, एक मौका हम दे पा रहे हैं। तो इस तरह से कई तरीके उपलब्ध हैं। मनुष्य को निर्णय करने की आवश्यकता है कि उसको अपनी पद्धति से पढ़ना है, उसको भारतीय विचार को मध्य में रखते हुए चिंतन करना है, उसको अल्टरनेटिव तरीके से करना है, तो वो कई बातों को सीख सकता है, पढ़ सकता है। नॉट इवन इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में भी होम स्कूलिंग बहुत ही प्रख्यात मार्ग रहा है पढ़ाई का। इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा यूएस, यूके में लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं, जहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ने के भिन्न भिन्न अल्टरनेटिव्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, जिसके माध्यम से वो पढ़ाई कर रहे हैं। So there are a lot of options available in homeschooling as we keep on exploring, and we can learn new ways as and when we go along. So ये कुछ क्विक स्टोरी या क्विक चर्चा हमने आज की। आपके कोई प्रश्न है तो उनको देखेंगे और उनके कुछ सॉल्यूशंस निकालने के प्रयास करेंगे। आई थिंक 6-7 ही प्रश्न है। पहले के प्रश्न सब डिलीट हो गए होंगे क्योंकि हमने नया सेशन चालू किया है। सो सोहम, हॅलो, प्रश्न विचारायचे असतील तर लोकांना प्रश्न विचारू दे ना डायरेक्ट. चालेल. कारण ते टाइप करून वेळ लागेल, त्यापेक्षा इट इज बेटर नितीश विल आंसर डायरेक्टली. कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Can I ask? या ओके, संस्कृत से रिलेटेड और कुछ बता सकते हैं आप? मतलब कि जैसे आपने गुरुकुलम और इन सब बातों का बताया, वैसे पूना या इस साइड में कुछ मिल सकता है? पुणे संस्कृत भारती ये संगठन भारत भर में है। हाँ, मैं मेंबर हूँ उस संगठन की। हाँ, पुणे में भी आप वर्क दे सकते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा। मैत्री क्या है? हमारे गुरुजी के एक शिष्य है, उनकी भी पाठशाला है पूना में। कहाँ पर? पूना में। अच्छा, नहीं पता, मैं बता सकती हूँ आपको पूछने। ओके, सो कैन आई लीव माय नंबर हियर? तो या फिर अर्चना मैम से अभी मेरी बात हुई थी संस्कृत के बारे में, क्लासेस के बारे में। ओके। कृपा नाम है मेरा। क्या और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने ट्रैवल का बोला, घूमने का बोला, कि somehow अभी कुछ हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। निकलते हैं। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जॉब की वजह से हो या पैसों की वजह से हो, जो भी रीजंस हो, जो ज्यादा घूम नहीं पाएंगे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उन्होंने कैसे सिचुएशन से जाना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जाता ही है, मतलब वेकेशन के लिए या किसी भी परिचित को मिलने के लिए हो।
उस प्रवास को चैनलाइज करना है। Okay. हमको विशिष्ट प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने अपने प्रवास को पूर्णतः चैनलाइज कर दिया है। जब भी हम किसी प्रवास पे चलते हैं तभी यही विचार करके चलते हैं कि वहाँ पर कोई हमारे लायक योग्य व्यक्ति को मिलना होगा या ऐसे कोई स्थान को देखना होगा जहाँ से कुछ नया इंस्पिरेशन हमको मिल पाए, या उस प्रवास करते वक्त हम कोई एक ग्रंथ को लेकर के पढ़ेंगे। अच्छा। इस तरह से तो हमने उन प्रवासों में एक अलग ही कलर डेवलप किया, तो उसमें हमको कई विषय दिखने लगे। जैसे बेरावल में हमारा भाई रहता है दीपेश, वो भी संस्कृत का विद्वान है। उसका भी परिचय आपको देता हूँ ऐसे ही आउट ऑफ द वे। वो सोमनाथ यूनिवर्सिटी में संस्कृत में व्याकरण पढ़ाता है और ही इज graduate, but after BCom he decided to move out of regular education, and the best part is IIT offered him fellowship and PhD, and he did his PhD from IIT, and he's working as a professor और बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा है। तो हम वहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी we choose to meet lot of people on the way। जैसे भी वेरावल जाना है तो रास्ते में अहमदाबाद आएगा, बड़ौदा आएगा, तो वहाँ पे किन का समय लेकर के उनसे मिल सकते हैं, किन ऐतिहासिक बातों को देख सकते हैं जिससे कुछ नया इंस्पिरेशन मिलेगा, नई चेतना प्राप्त होगी। इस तरह से हम प्रवासों में नई बातों का लाना, ये we make it a point. I think we just need to channelize the energy. We don't need to do special travels for this. Right. और थर्ड क्वेश्चन मैं सबकी तरफ से ही पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग, क्योंकि अभी होम स्कूलिंग के थ्रू हम कहीं ना कहीं तो एडमिशंस लेते हैं या एग्जाम्स देते हैं, और जनरली हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है, बोलो। So basically home schooling बोलो या unschooling बोलो, it is all your way of educating your child, और फिर थोड़े वर्षों बाद it is the child's way of learning। उसको अपने आप अपने लिए जो अच्छा लगता है वो पढ़ना, आत्मसात करना, उसका ही मतलब है कि आपको एक किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या किसी पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो ना करते हुए मेरा जो पैशन है, मुझे जो इच्छा होती है वो पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए होम स्कूलिंग किया जाता है। अब ये अनस्कूलिंग एक और अलग प्रोसेस है जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ एक उम्र तक बच्चों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए और उनको कुछ भी पढ़ाना चाहिए, उनको जो जैसे जी चाहे वो करते रहे। तो इसके लिए हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे कि उसको कोई रोक टोक हो, और हम घर पे भी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वो पहले घर पे ही रहते हुए या आजू बाजू के सामाजिक सिनेरियो में बड़े होते हुए जिन चीजों को अपने आप आत्मसात करते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, वो ही हमारे लिए काफी है। तो उनको बैठ के कुछ पुस्तक से पढ़ाना या ऐसा इन चीजों में वो नहीं मानते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग। Hello. Can I speak something? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं सुमी चंद्रेश हूँ। मेरे दोनों बच्चे अनस्कूलिंग किए हुए हैं, कुदरत एंड अजन में। So basically the question of hers was the way of unschooling, like it is about their own patience and how they want to develop it by themselves. So the one is 19 and one is 16 just now. They both are independent and they both are now doing their own way of living. So we have not interfered at all in studies, anything at all. So since their childhood, they have never gone to school and they have not studied anything. So so at the age of 14, he started reading. I have not forced him to read. So basically there is no curriculum, there is a way of living of life
how there is trust developed, how there is a belief with children. Lots of trust in children is needed in that. So that's what is main homeschooling. How do you trust your child? And with nature, because I have traveled a lot with children, and I have taken them to organic farmers, organic people, lots of institutions till the age of 10, means from age of 2 to I think 15 years I have traveled a lot. So basically in a year, 6 months I was in a farm with each and every organic farmer. So they have learned with nature a lot. So what is basically from where we are getting food and how the system is working, they come to know. So studies is not necessary for life. Basically, that is the main thing. Yes. So, yeah, thanks a lot. Super. We can see some more questions on the screen also. Is school syllabus there? In school there is syllabus for every standard. How do you decide? So yeah, Archana. Basically, we got all the books. There is no restriction of boards and curriculum and language. गुजराती मीडियम के भी बुक्स लाते हैं हम लोग, मराठी मीडियम के भी लाते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी लाते हैं. When she was at the age of 8, we had from 1st to 7th all the textbooks. And sometimes we borrow from the cousins and all, जिनके बच्चे अभी next year में जा रहे हैं तो उनके हम used books भी लेके आते हैं. And we just keep them. अभी जैसे उसका कोई favorite subject है, she will read all the 1st to 7th का book of history or say of science, और maths में भी वो धीरे धीरे करेगी. So that is like her choice. In which subject she wants to go deeper, how much time she wants to devote to particular subject. So there is no fixed curriculum for homeschooling, but it is the child's interest, whatever she or he wants to learn. So you will be amazed to know that after हम लोगों ने उसको अंग्रेजी माध्यम से एक फर्स्ट में निकाल करके हमने हमारे एक परिचित व्यक्ति है, उनकी एक स्कूल है घाटकोपर में, वहाँ उसको 3 साल तक हमने एडमिशन रखी थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स. और वो स्कूल जो है वो गुजराती माध्यम की शाला थी. वहाँ पर वो मैत्री महीने में एक दिन कुछ गैदरिंग या प्रोग्राम के लिए जाती थी और एंड में परीक्षा देती थी. हमने देखा कि उसने गुजराती मीडियम में भी काफी अच्छी प्रगति प्राप्त की और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों स्टैंडर्ड में परीक्षा दी तो लगभग वो फर्स्ट आ रही थी अपने क्लास में. फुल पूरे स्टैंडर्ड में फर्स्ट आती थी. तो ये उसकी अनोखी प्रतिभा से ज्यादा महत्व की बात यह है कि बच्चों को अगर फ्रीडम दी जाए तो वो बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं नॉर्मल से. मैंने देखा है कि बच्चे पूरे साल भर उसी किताब को लेकर के पढ़ते रहते हैं. और मैत्री के बारे में एक अलग ही बात हुई जहाँ पर वो साल के अंत में कुछ दिनों पहले एक किताब खोलती है और बोलती है पापा ये बहुत छोटी बुक है, इसमें क्या पढ़ना है, ये तो मेरे लिए मैं आधे घंटे 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ लूंगी, फिर मैं जाऊँ खेलने. तो शी वॉज एबल टू हैंडल दी बुक्स लाइक यू नो हम बड़े होने के बाद किस तरह से फेरी टेल हैंडल करते हैं उस तरह से उसको लगता था. तो वो इतनी आसानी से उसको पढ़ती थी और अच्छे क्रमांक भी एग्जाम में वो लेकर आती थी. उसके बाद हम रोहा आ गए. रोहा में हमने कुछ बातें खेती वगैरह शुरू की. हमने विचार किया कि भारतीय विचार में एक ये है कि छोटे गांव में मनुष्य को रहना चाहिए और छोटे शहरों में रहना चाहिए और वहाँ पे कुछ प्रयोग करने चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह. तो हम प्रयोग करने लगे. तो वहाँ पर भी हमने मैत्री को ऐसे ही एक मराठी माध्यम की शाला में टाई अप रखा था कि ठीक है कभी आप पिकनिक वगैरह जाएंगे तो इसको पर लेके जाना और कुछ छोटी मोटी आपके यहाँ स्पर्धा होगी तो मैत्री भी उसमें भाग लेगी. और छोटी शालाओं में ये बहुत आसान होता है
वो बोलते हैं हाँ ठीक है आप भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब उसको समय होगा तब वो आ जाएगी। हम लोग जब बड़ी स्कूल छोड़ रहे थे, ऐसे कहा गया कि लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको कोई स्कूल एंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन हमने देखा कि एवरी स्कूल इज कॉलिंग अस विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट्स। तो उस स्कूल में मराठी मीडियम था, तो मराठी भी वो अच्छे से सीखने लगी, उनकी स्कूल की बुक्स वो लेकर घर पे आने लगी और बढ़िया तरीके से मराठी की भी परीक्षा उसने लिखी। तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड में 6th में फर्स्ट आ गई वो, या अच्छे मार्क्स मिले। अभी कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम नहीं हुई है। 5th में फर्स्ट आ गई है, फर्स्ट नहीं पता नहीं, अच्छे मार्क्स आए जो भी है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। नहीं है। सो द पॉइंट इज कि जैसे ये कह रही थी अभी हमारे को अनस्कूलिंग, वैसे ही बच्चों के अंदर अपने आप एक नई प्रतिभा का हम लोग आविष्कार देख सकते हैं, उनकी काबिलियत में एक अलग ही परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं होम स्कूलिंग के कारण। तो ये एक यूनिक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। What are the subjects in homeschooling? How do you evaluate the growth of the child? बहुत सारी स्पर्धाएं होती है, बहुत सारे नए नए पढ़ने के आयाम होते हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि कोई एग्जाम ही आपके बच्चे की काबिलियत के बारे में निर्णय ले। हो सकता है वो एग्जाम की जो निर्णय है वो भी ठीक ना हो, और दूसरी ये भी बात हो सकती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को वन साइज फिट्स ऑल एग्जाम दे करके उनको इवेल्युएट करना, ये भी एक बड़ी समाज की गलती हो सकती है। वी आर ट्राइंग टू फिक्स एवरीवन इनटू वन साइज एंड से कि वी विल मेजर एवरीवन इन दैट सेम मेजरमेंट टूल, वी विल स्टैंडर्डाइज एवरीवन। बिलीव मी, पीपल आर नॉट स्टैंडर्ड, वो लोग स्टैंडर्ड नहीं है, उनका अपना स्टैंडर्ड रहता है, उनकी अपनी विचारधारा रहती है, उनका एक स्टैंडर्ड में फिक्स करके कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं एज अ पेरेंट्स और एज अ एजुकेटेड पीपल। सो आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं टू इवेल्युएट, और मेरा एक सबसे बड़ा विषय चल रहता है कि मनुष्य कई बार कुछ परीक्षाएं इसके लिए देता है क्योंकि उसको सेल्फ डाउट रहता है। अगर वो सही नॉलेज ले तो उसके अंदर से वो सेल्फ डाउट चला जाता है, और उस सेल्फ डाउट के चले जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और काबिल हो जाता है। तो he or she can learn many things with more confidence than normal. तो इसके लिए मुझे लगता है कि एग्जाम इज नॉट अ वेरी क्रिटिकल थिंग। फिर उसके बाद आई एम कनेक्टेड टू ZBNF मूवमेंट। आई कैन विजिट योर फार्म, डेफिनेटली आइए। हम लोग अभी रोहा में ही रहते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है कि मुंबई से आप रोहा आते हैं या क्या है, हम लोग अभी रोहा में ही रहते हैं लास्ट 2-3-4 साल से। बहुत लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, परिचय करते हैं और विषयों को लास्ट 6 minutes remaining, just to remind, प्रश्न। हाँ आप उत्तर दे दो, just to remind. हेलो, एक दो प्रश्न और है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? 6 years. There is one question. Let me read it and then. Yes, please answer. Whether there is, my child is 2.6 years and we are not convinced with the present schooling system, looking at the something like homeschooling, but really don't know how to start, where to start. This is an uncharted territory, so there is no fixed path. You have to make your own path. That is the fun of this uncharted territory. My only point as a consultant, I always tell people that outsource non-core functions. That is in your life, if you have anything which is non-core in nature, which is not your core, you can outsource those activities. So if you think that education is core, don't outsource it to someone, don't rely on someone. In-house the education for yourself and find the path for your own child, and find a core and periphery for your own child, and he will definitely grow and progress.
lot of worry actually is not a medicine to or solution to anything. What about social development of kids? So I showed you a lot of pictures how much socialization has Maitri gone through. In fact, yeah, she's done amazing amount of socialization. She attends cycling, swimming, dance, drama, multiple camps, adventure, badminton, cricket, kabaddi. Amazing amount of socialization happens. In fact, the variety of friends she has got and variety of acquaintances she have got across India, your child will never be able to get if he is schooling. He will never have time. In regular schooling, the system is set and they are bound to accept that you can only be friend with your age group. अगर आप 5th में हो तो 5th के ही बच्चे आपके friends हो सकते हैं. Same age group के ही बच्चे आपके friends हो सकते हैं. School में generally वो एक learning आ जाती है, वो एक conditioning आ जाती है. But herein she can speak to a 70-year-old also so friendly, and she can play with 2 years old also very nicely. So that variety is also she is gaining. I am in Gurukul, so there my friends are like no one is my age, up to 14, 16, and more of them are 25, 20 years up. She is comfortable with everyone. So they are like my friends, like they become small children with me. And she becomes grown up with them. ठीक है. Is homeschooling good for slow learner? How working parents make their children do homeschooling? It's actually a boon for slow learners because this tag of slow learner is actually virtual. If a child is called a slow learner, means he is a fast learner in something else. But your teacher is not that capable to find that out, and you cannot outsource that important part of your child's life. It is a mother, it is a father who can really be with the child, find out what actually he likes, why he is not into the frame wherein we want him to see. I have seen many slow learners. In fact, I have treated many slow learners as a teacher, trainer, and with my psychology background. People really don't know what exactly slow learner is. We need to really check out with this frame, and हमको बहुत सोच करके इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए. अपने बच्चे के लिए तो कभी भी नहीं करना चाहिए. But this is a boon. Homeschooling is a boon for so-called slow learners. Okay, I think one last question someone wanted to talk and ask. Sir, ले ले या कैसे करेंगे? Only 1 minute. You can answer in 1 minute. Last 1 minute. Okay. Hello. ले सकते हैं. Last 1 minute है. Someone was trying to ask a question. Yes, please. No problem. I have posted my Archana's WhatsApp number, so you can reach out to her on WhatsApp if you have any queries on this topic on the chat box. Also, I will share the screen and maybe show you the number. Some lady had a question, but she's not asking, so no problem. So we can wind up the session. Hello. 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 Thank you, Mitesh. Great session. Thank you. Great session. Thank you. Thank you, everyone. Sir, if we want to get in touch with you, how do we get in touch with you offline? I have kept the WhatsApp number of Archana. You can copy it from the chat. 9324703042. 9324703042. You can copy that one number.
and